हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काब डगलस उत्पादन फलन। ठीक है, यानी काब डगलस का उत्पादन फलन क्या है उसे हम देखेंगे। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सी डी प्रोडक्शन फंक्शन, यानी सी से काब, डी से डगलस, प्रोडक्शन फंक्शन, फंक्शन का मतलब उत्पादन फलन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसमें कि क्या ये होता है, इसे यानी कि इसमें क्या बताया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। उत्पादन के भौतिक साधनों तथा भौतिक उत्पादन स्तर के मध्य संबंध सदैव ही अर्थशास्त्रियों की रुचि का केंद्र रहा है। काब डगलस उत्पादन फलन इसी संबंध में की श्रेणी के अंतर्गत आता है। यानी कि जो काब डगलस ने बताया था, यानी उनका जो उत्पादन फलन था, उन्होंने ज़्यादातर उसमें जो भौतिक साधन थे और उत्पादन के साधन, यानी उत्पादन का जो स्तर है, यानी किस लेवल तक उत्पादन किया जाए, ये उस समय के अर्थशास्त्रियों का रुचि का केंद्र का मतलब कि उस समय बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ज़्यादातर अर्थशास्त्री इसी चीज़ पे यानी कि अपना रिसर्च करते थे और इसी चीज़ पे अपने विचार देते थे। ठीक है, तो ये क्या है, ये उत्पादन फलन की श्रेणी में आता है। उत्पादन फलन की श्रेणी का मतलब कि कितना उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, इसकी श्रेणी में आता है। तो इसको हम देखेंगे फिर। काब डगलस उत्पादन फलन वास्तव में राष्ट्रीय आय के साधनों के अंश यानी फैक्टर शेयर्स की व्याख्या करने का एक प्रारंभिक प्रयास था। इस उत्पादन फलन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रीय आय में श्रम तथा पूंजी साधनों के सापेक्षिक अंश यानी रिलेटिव शेयर्स सदैव स्थिर होते हैं। यानी राष्ट्रीय आय में श्रम और पूंजी के जो साधन होते हैं वो सापेक्षिक रूप से क्या होते हैं, सदैव स्थिर रहते हैं। स्थिर रहने का मतलब एक जगह पर टिके हुए होते हैं। अगर क्या होगा कि उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, या फिर इसमें अगर देखते हैं श्रम और पूंजी दोनों का जो होता है वो बैलेंस बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो एक फार्मूला दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू ए सी टू द पावर अल्फ़ा एंड एल टू द पावर बीटा। यानी यहाँ पे क्या है, Q जो है वो क्वांटिटी मतलब उत्पादन है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में उत्पादन किया जाए। एल जो है वो श्रम है यानी लेबर है, और सी जो है वो कैपिटल यानी पूंजी है। ठीक है, तो ये है आपका काब डगलस उत्पादन फलन। इसके बाद इसमें और भी हम देखेंगे इसको। समीकरण में बताया गया, यानी जो हमारे पास ये समीकरण है, इस समीकरण में ये बताया गया है कि उत्पादन सीधे सीधे तौर पे एल यानी कि जो लेबर होता है वो, और सी यानी कैपिटल पर निर्भर करता है। यानी कि हमारे कितने श्रमिक हैं, यानी कितने मजदूर हैं, और कितनी कैपिटल यानी कितनी पूंजी हमारे पास है, कितना पैसा हमारे पास है, उस पर निर्भर करता है उत्पादन। ठीक है, और उत्पादन का वह भाग जिसकी व्याख्या एल तथा सी द्वारा तय नहीं की जा सकती उसकी ए द्वारा व्याख्या की जा सकती है, इसे अवशेष, ठीक है, कहते हैं, जिसे प्रायः तकनीकी परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि पहले समझिए जिसमें कि एल और सी किस चीज़ से क्यों डिपेंड होते हैं उत्पादन पे, क्योंकि हमारे पास अगर पैसा है और हमारे पास श्रमिक हैं तभी हम कोई उत्पादन कर सकते हैं। ये नहीं कि हमारे पास केवल पैसा है, श्रमिक न रहे तो हम केवल पैसे से ही कोई सामान नहीं बना सकते। ठीक है, इसलिए क्या होगा कि किसी भी चीज़ का उत्पादन के लिए हमारे पास कम से कम एल और सी होना चाहिए। यानी एल यानी लेबर और सी यानी कैपिटल यानी पूंजी। लेबर यानी श्रमिक मजदूर, और सी यानी कैपिटल यानी हमारे पास जो भी पैसा होता है वो होना चाहिए। ठीक है, और इन सब के पूरे जो व्याख्या करता है वो ए होता है। ए के द्वारा इसको हम व्याख्या करते हैं इसके हैं, जो कि इसके अवशेष के बारे में बताता है। ठीक है, ये था आपका काब डगलस उत्पादन फलन। अब इसकी विशेषता क्या है ये भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या है पहले, अब इसमें देखेंगे इस काब डगलस उत्पादन फलन की विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें क्या है कि काब डगलस के उत्पादन फलन के अनुसार क्या है, वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए दोनों साधनों श्रम व पूंजी का प्रयोग होना आवश्यक है। बोले आपको पहले ही हम ना कि जब भी किसी भी चीज़ का उत्पादन किया जाता है तो श्रम और पूंजी, श्रम यानी कैपिटल, सॉरी श्रम यानी कि जो लेबर होता है वो, और उसके बाद फिर पूंजी यानी कैपिटल, इन दोनों की आवश्यकता होती है तभी हम कोई उत्पादन कर सकते हैं। यदि इनमें से किसी एक साधन का प्रयोग नहीं होता है तो वस्तु का उत्पादन शून्य होगा। यानी इसमें से अगर हम किसी भी एक चीज़ को, यानी कि या तो पैसा हमारे पास ना रहे और ढेर सारे लेबर रहें तो कोई भी हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी लेबर फ्री में काम करने वाला नहीं है। और प्लस हमारे पास कोई जो भी कच्चा माल होगा
वो लेंगे तभी हमारे पास कोई उत्पादन होगा। ऐसे तो होने वाला नहीं कि हम अपने मन से बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, कच्चा माल खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसा होना चाहिए। और अगर हम देखते हैं हमारे पास पैसा ही केवल है और काम करने वाले मजदूर ही नहीं है, तो भी हम कोई उत्पादन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी विशेषता पहले ये थी। कार्प डगलस उत्पादन फलन के अनुसार यदि यदि एक साधन स्थिर रहने पर दूसरे साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो परिवर्तन साधन में सीमांत उत्पादन घटता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी यदि कि या तो श्रम में या तो पूंजी में अगर हम परिवर्तन करते हैं, तो एक में अगर हम क्या करते हैं, एक को साधन को स्थिर रखते हैं, तो दूसरा की मात्रा जो बढ़ाई अगर जाती है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं पूंजी की मात्रा कम कर दे रहे हैं और श्रम की मात्रा अधिक बढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, सीमांत उत्पादकता होगी, यानी सीमांत उत्पादन की घटना इसमें उत्पन्न होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इसको, जो मेन चीज़ें आपको हैं वही बता रहे हैं, पूरा हम नहीं समझा रहे हैं इसलिए, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा समझेंगे कन्फ्यूजन होगा। इससे बड़ा मेन चीज़ पढ़िए जिससे कि आपको सॉलिड सब कुछ समझ में आ जाए। कार्प डगलस उत्पादन फलन के अनुसार तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच इकाई के समान होती है। कार्प डगलस का जो उत्पादन फलन था, उनका कहना ये था कि तकनीकी का प्रतिस्थापन, यानी तकनीकी का जो भी प्रतिस्थापन होता है उसमें लोच, यानी कि लोच का मतलब कि उसमें परिवर्तन जो होता है वो एक इकाई का मतलब कि बहुत छोटी मात्रा में उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, इसमें समानता पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद कार्प डगलस के उत्पादन फलन का महत्व क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, कार्प डगलस का उत्पादन फलन का महत्व क्या है। CD यानी कार्प डगलस का उत्पादन फलन निर्माणकारी उद्योग और अंतर उद्योग तुलना के अनुभाविक अध्ययनों का विस्तृत प्रयोग किया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्रियों द्वारा कार्प डगलस उत्पादन फलन का प्रयोग कुछ उत्पादन में श्रम एवं पूंजी के सापेक्ष भागों को निर्धारित करने के लिए किया गया है। यानी कार्प डगलस का जो उत्पादन फलन था उसका जो मेन जो कारण था वो था उत्पादन फलन को निर्धारित करना कि कितना उत्पादन फलन हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, उत्पादन फलन का मतलब कि हमारे पास कितना उत्पादन किया जाना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, बस सीधी सी बात ये है। श्रम एवं पूंजी के सापेक्ष भागों को निर्धारित करने के लिए किया गया आइलर प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। आइलर प्रमेय था, उसका भी इसको प्रमाणित यानी कि उसको प्रूफ करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, जिसमें हमारे पास इसके पैरामीटर्स थे। इसके पैरामीटर अल्फ़ा और बीटा लोच गुणांक, यानी कि इसमें इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, ठीक है, को लक्ष्य करते थे, जो अंतः क्षेत्र तुलनाओं का प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम एक चीज़ और देखेंगे तो इसमें ये दिया हुआ है, यह फलन रेखीय समरूप है, यानी कि इसका जो समरूप होगा, यानी कि एक रेखा टाइप में इसका ग्राफ बनाया जाएगा जिसका मूल्य 1 के बराबर लिया जाता है, जो पैमाने के स्थिर प्रतिफल को व्यक्त करता है। यदि यह 1 से अधिक हो तो यानी यहाँ पे देख लेंगे पहले, जो कार्प डगलस का उत्पादन फलन केवल 2 आगतों श्रम एवं पूंजी पर विचार करता है तथा कच्चे माल पर नहीं करता। यानी कि इनका जो विचार था, इन्होंने कहा था कि केवल हम श्रम और पूंजी पर ही ध्यान इन्होंने दिया था, कभी भी इन्होंने कच्चे माल पर ध्यान नहीं दिया कि कच्चा माल भी आएगा तभी हमारा उत्पादन होगा। ये नहीं केवल हम श्रम और पूंजी लगा दिए हमारे पास तुरंत उत्पादन शुरू हो जाए, कच्चा माल भी तो रहना चाहिए। कच्चा माल नहीं रहेगा तो हम कहाँ से उत्पादन करेंगे किसी चीज़ का। ठीक है, इसके बाद फिर इनका जो था, ये इन्होंने मेन जो बताया यहाँ पे, इनके जो स्थानापन्नता की मान्यता पर आधारित थे तथा साधनों की पूरकता को शामिल नहीं किया है। ठीक है, इसमें साधन इसमें पूरक हैं यानी पूर्ति करते हैं, इसके लिए इन्होंने कोई मान्यता नहीं दी है, क्योंकि साधनों की पूरकता अल्पकाल में संभव होती है, इसलिए यह फलन दीर्घकाल के लिए अधिक उपयुक्त होता है। यानी कि इनका कहना था कि साधन की जो पूरकता होती है वो अल्पकाल के लिए होती है, दीर्घकाल में इसका प्रयोग ज़्यादा लंबे समय तक के लिए उपयुक्त होता अधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, परंतु जब कार्प डगलस फलन स्वयं ही समय तत्व को नहीं लेता है, यह इसकी सबसे बड़ी कमी है। यानी इन्होंने जब समय को नहीं लिया है, यानी कि कोई भी उत्पादन करें तो उसके लिए समय तो लगेगा ना,
बिना समय तो होने वाला कुछ नहीं है। तो इसके लिए ये इन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की थी, इन्होंने समय को नहीं लिया अपने इस यानी कि विचार में, यानी कि इन्होंने जो अपना विचार प्रस्तुत किया था उसमें इन्होंने समय चीज़ को नहीं लिया था। सबसे बड़ी इनकी कमी ये थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं और भी क्या चीज़ें हैं इनकी। इसके बाद इनका दिया हुआ है एक और है जो कि आप लोग को थोड़ा सा दिखा देते हैं। ठीक है, कार्प डगलस का जो उत्पादन फलन था वो पूंजी की माप की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि यह केवल उत्पादन के लिए उपलब्ध पूंजी की मात्रा को लेता है, परंतु उपलब्ध पूंजी का पूरा प्रयोग केवल पूर्ण रोजगार की अवधियों में ही किया जा सकता है। यानी इनका ये भी था कि इनकी जो सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि पूंजी की जो माप है उसका माप कैसे किया जाए, क्योंकि एक उत्पादन के लिए पूंजी की मात्रा को लेता है। यानी कि जो इनका कहना ये था कि यानी कि किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए पूंजी चाहिए हमें, परंतु उपलब्ध पूंजी का पूरा प्रयोग केवल पूर्ण रोजगार की अवधि में ही किया जाता है, इनका ये कहना था। ठीक है, इसलिए ये भी इनकी सबसे बड़ी कमी थी। ये तो था आपका कार्प डगलस उत्पादन फलन। ठीक है, उनकी आलोचना, उनकी विशेषता, उसके बाद उनका महत्व और उनके विचार जो थे वो भी आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। अगर इसमें कोई भी अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और भी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे क्या होगी जो भी आपके फ्रेंड हैं या फिर जो भी आपके कॉलेज के फ्रेंड हैं या फिर क्लासमेट हैं, भाई बहन जो भी हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें और इसके साथ ही अपना जो भी आगे तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहें। और ये नहीं है कि ये क्वेश्चन केवल मतलब बड़े लेवल के लिए ये क्लास आपको 9 से, अगर आप अच्छी तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 9 से लेके आप जितनी भी पढ़ाई करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स के फील्ड में, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और प्लस जितने भी कंपटीशन के पेपर होते हैं सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको और भी अच्छे से पढ़ना है। इसमें कोई भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।